हेलो दोस्तों। आज हम करने वाले हैं ऐसे 705 मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो मॉडिफिकेशन समझने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि अनमॉडिफाइड ओपिनियन ऑडिटर कब इशू करता है। तो जब ऑडिटर को ऑडिट एविडेंसेस मिलते हैं और उससे ये कंक्लूड करता है ऑडिटर कि कोई मटेरियल में स्टेटमेंट एग्जिस्ट नहीं करता और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू देता है, उस केस में अनमॉडिफाइड ओपिनियन ऑडिटर देता है अपने रिपोर्ट में। बट अगर ऑडिट एविडेंसेस में उसने ये कंक्लूड किया कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फ्री नहीं है फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, या फिर वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस गैदर ही नहीं कर पाया जिससे वो कंक्लूड कर सके कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं, इस केस में वो मॉडिफाइड ओपिनियन देगा। तो बेसिकली इसका ये मतलब हुआ कि कुछ अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहा है या फिर उसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, उस केस में वो मॉडिफाइड ओपिनियन देता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव चेक करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है 705 का? टू एक्सप्रेस क्लियरली एंड अप्रोप्रिएटली मॉडिफाइड ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हेन the auditor concludes based on the audit evidences obtained that financial statement as a whole are not free from material misstatement। ठीक है, उसे ऑडिट एविडेंसेस मिल गए, ऑब्टेन कर लिया उसने, और उस बेसिस पे उसने कंक्लूड किया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, या फिर द ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, उसे मिल ही नहीं पा रहा सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस जिससे वो कंक्लूड कर सके टू कंक्लूड दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। नेक्स्ट, अब मॉडिफाइड ओपिनियन कितने टाइप से हो सकता है? तो तीन टाइप के हो सकते हैं: क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। क्वालिफाइड ओपिनियन क्या होता है? क्वालिफाइड ओपिनियन में दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो ऑडिटर ने ऑब्टेन कर लिया सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, या फिर ऑब्टेन नहीं किया है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। अगर ऑडिटर ने ऑब्टेन कर लिया है सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस और उसने कंक्लूड किया कि मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करता है इधर इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट, और ये जो मिसस्टेटमेंट है वो मटेरियल है लेकिन परवेसिव नहीं है, तो मटेरियल का मतलब क्या होता है? मटेरियल का मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा मिसस्टेटमेंट वो इतना सिग्निफिकेंट है कि वो इन्फ्लुएंस कर सके, उसके पास पोटेंशियल है कि वो इन्फ्लुएंस कर सके इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। परवेसिव का मतलब हुआ कि मिसस्टेटमेंट जो है वो अफेक्ट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल को। ये जो मिसस्टेटमेंट है कन्फाइंड नहीं है कोई स्पेसिफिक अकाउंट के साथ या किसी एरिया के साथ, बल्कि इसका एक वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट है ऑन द इंटायर सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में। तो क्वालिफाइड ओपिनियन मतलब मटेरियल है बट परवेसिव नहीं है। ओके, तो मतलब उसे ऑब्टेन हुआ सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, उसने कंक्लूड किया कि मिसस्टेटमेंट है इंडिविजुअली या फिर एग्रीगेट, और जो मिसस्टेटमेंट है वो मटेरियल है लेकिन परवेसिव नहीं है। सेकंड कंडीशन कि उसने ऑब्टेन ही नहीं किया सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, या उसे मिला ही नहीं, कोई लिमिटेशन इम्पोज हो गया था, या फिर मैनेजमेंट अरेंज नहीं कर पाया उसके लिए एविडेंसेस। तो उस केस में क्या करेगा? ऑडिटर कंक्लूड करता है कि पॉसिबल concludes that possible effect on financial statement of undetected misstatement, जो भी मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट नहीं हुआ उसका इफेक्ट जो होगा वो मटेरियल होगा लेकिन परवेसिव नहीं होगा। मतलब गलती तो होगी किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, लेकिन इन ये पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल को इम्पैक्ट नहीं करेगा जो अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट है वो। अब एडवर्स ओपिनियन। एडवर्स ओपिनियन का मतलब क्या? वो ऑडिटर ऑब्टेन कर पाता है इसमें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस और फिर कंक्लूड करता है कि मिसस्टेटमेंट है इंडिविजुअली या इन एग्रीगेट, लेकिन ये जो मिसस्टेटमेंट है ना इस बार वो बोथ मटेरियल और परवेसिव है। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन क्या होता है? इस केस में ऑडिटर को सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिल पाता है, फिर उससे वो कंक्लूड करता है दैट पॉसिबल इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट कुड बी बोथ मटेरियल एंड परवेसिव। बेसिकली ये जो फर्स्ट कंडीशन है इसका बड़ा रूप है ये, क्योंकि सब कुछ सेम है, इट्स जस्ट दैट यहाँ पे मटेरियल बट नॉट परवेसिव है, यहाँ पे बोथ मटेरियल एंड परवेसिव है। और ये जो सेकंड कंडीशन है उसका बड़ा रूप है ये डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। इसमें भी ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिल पाते जिसकी वजह से वो जो अनडिटेक्टेड स्टेटमेंट है वो कंसिडर करता है कि वो मटेरियल भी होगा और परवेसिव भी होगा। नोट: unless required by law, when auditor disclaims an opinion on financial statement, auditor's report shall not include key audit matter as per 701।
तो 701 में भी हमने ये पॉइंट पढ़ा था, ऐसे 700 में भी ये पॉइंट पढ़ा था, मतलब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे दिया कि ऑडिट मैटर इंक्लूड नहीं होता है। नेक्स्ट, स्पेशल कंसिडरेशन। अब हर केस में, तीनों मॉडिफाइड ओपिनियन के केस में स्पेशल कंसिडरेशन क्या होगा, क्या क्या हमें लिखना होगा जब ये ओपिनियन देना है। तो पहला, क्वालिफाइड ओपिनियन। ऑडिटर क्या स्टेट करे? ऑडिटर शैल स्टेट दैट इन ऑडिटर्स ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द मैटर्स डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन। तो इसका क्या मतलब हुआ? एक्सेप्ट फॉर द मैटर, मतलब जो क्वालिफाइड ओपिनियन का जो मैटर है ना, उसके अलावा सब कुछ सही है, एक्सेप्ट फॉर द मैटर एवरीथिंग इज ऑल राइट। तो इस केस में दो कंडीशन हो सकते हैं, व्हेन रिपोर्टिंग इन अकॉर्डेंस विद फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और व्हेन रिपोर्टिंग इन अकॉर्डेंस विद कंप्लायंस फ्रेमवर्क। तो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क मतलब हुआ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट्स फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट सब कुछ फेयरली प्रेजेंट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ। मतलब कि ऑडिटर क्या लिखेगा? एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ द मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन, इस मैटर के अलावा सब कुछ सही है, ठीक है। अगर वो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क दे रहा है तो क्या लिखेगा? एक्सेप्ट फॉर द मैटर्स डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स, दैट इज इट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ। सेकेंड, जब वो रिपोर्ट कर रहा होगा इन अकॉर्डेंस विद कंप्लायंस फ्रेमवर्क, उस केस में क्या लिखेगा? पहला, जब उसे ऑडिट एविडेंसेस मिल गए और उसमें से कुछ एक मैटर है जो जिसमें मिस स्टेटमेंट है, तो except for the effect of matters described in basis for qualified opinion section, financial statement have been prepared in all material respects in accordance with applicable FRF. लेकिन अगर, क्योंकि क्वालिफाइड ओपिनियन में क्या दो कंडीशन हो सकता है, उसे हो सकता है ऑडिट एविडेंसेस ना भी मिला और जो अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट वो हो सकता है मटेरियल हो लेकिन परवेसिव नहीं होगा। उस केस में फिर ऑडिटर क्या लिखेगा? When modification arises from inability to obtain sufficient appropriate audit evidences, modification क्यों हुआ? क्योंकि उसे sufficient appropriate audit evidences नहीं मिल पाया, auditor shall use corresponding phrase। उस केस में क्या लिखेगा? Except for the possible effects of matter for modified opinion, मतलब except for the possible effects, जो possible effect हो सकता है, क्योंकि अब तो ये डिटेक्ट हो नहीं पाया मेरे से, सर ऑडिट एविडेंसेस मिले नहीं, तो except for the possible effects ऑफ मैटर्स फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन, बाकी सब कुछ सही है। तो बेसिकली क्वालिफाइड ओपिनियन में क्या होता है, कोई एक जगह पे गलती है तो वहां पे हम लिखना होता है एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट्स फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स, प्रेजेंटेशन एकदम फेयर है इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, मतलब वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ। अगर ऑडिटर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क को लेकर चल रहा है, अगर रिपोर्टिंग इन अकॉर्डेंस विद कंप्लायंस फ्रेमवर्क हो रहा है, तब क्या लिखेगा? एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ। ओके, ये जब ऑडिट एविडेंस उसे मिल गया। लेकिन क्वालिफाइड ओपिनियन तो तब भी होता है जब ऑडिट एविडेंस, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस उसे नहीं मिल पाता है। उस केस में क्या लिखेगा? एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट, कि ऐसा हो सकता है कि ये जो अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट है ऐसा हो सकता है, तो एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ मैटर्स फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन। नेक्स्ट, एडवर्स ओपिनियन। इस केस में एडवर्स ओपिनियन तो बहुत बड़ा कांड हो गया, मतलब जो कांड है वो मटेरियल तो है ही प्लस परवेसिव भी है, मतलब पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल पे वो इम्पैक्ट डाल रहा है। उस केस में फिर ऑडिटर क्या लिखेगा अपनी रिपोर्ट में? ऑडिटर शैल स्टेट that in auditor's opinion, because of significance of matter described in basis for adverse opinion section, अगर वो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के हिसाब से काम कर रहा है तो लिखेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट प्रेजेंट फेयरली और गिव ट्रू एंड फेयर व्यू इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ। मतलब वो लिखेगा बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर, क्योंकि ये मैटर इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट है जो हमने डिस्क्राइब किया है बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन सेक्शन में, financial statement do not present fairly or give true and fair view in accordance with applicable FRF। इससे पहले qualified opinion में क्या था? except for the matters, except for the effect of the matters as discussed in the basis for qualified opinion section, financial statement present fairly, that means it gives true and fair view। इस केस में क्या लिख रहा है एडवर्स ओपिनियन सेक्शन में? बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन सेक्शन,
Financial statement do not present fairly or give true and fair view in accordance with applicable FRF. आई होप ये डिफरेंस समझ में आ रहा होगा. अगर वो रिपोर्ट कर रहा होगा इन अकॉर्डेंस विद कंप्लायंस फ्रेमवर्क, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव नॉट बीन प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ. क्वालिफाइड ओपिनियन वाले में क्या था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ एक्सेप्ट फॉर द मैटर except for the effects of the matter described in basis for qualified opinion section. लेकिन यहाँ adverse opinion की बात हो रही है. Because of the significance of the matters described in basis for adverse opinion section, financial statement have not been prepared in all material respects in accordance with applicable FRF. Okay. Last, disclaimer of opinion. When auditor disclaims an opinion due to inability to obtain sufficient appropriate audit evidence, auditor कब करता है modified disclaim? जब उसे sufficient appropriate audit evidences नहीं मिले. Auditor shall state that auditor does not express opinion on accompanying financial statement. ये express कर देगा कि वो कोई opinion नहीं दे रहा है financial statement पे. State that because of significance of matter described in basis for disclaimer of opinion section, auditor has not been able to obtain sufficient audit evidence to provide basis for audit opinion on financial statement. फिर लिखेगा because of the significance of matter. एडवर्स में भी था because of the significance of matter. क्यों? क्योंकि वो मटेरियल भी है और परवेसिव भी है. So because of the significance of matter described in basis for disclaimer of opinion section, auditor has not been able to obtain sufficient and appropriate audit evidence to provide basis for audit opinion on financial statement. And amend the statement required in SF 700, which indicates that financial statement have been audited, to state that auditor was engaged to audit in financial statement. So जो ऐसे 700 में ऑडिट रिपोर्ट में हम लिखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन ऑडिटेड, उसकी जगह पे हमें ये लिखना होगा टू स्टेट दैट ऑडिटर वाज एंगेज इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. बस वो एंगेज था उस ऑडिट में, वो ऑडिट कंडक्ट नहीं कर पाया. तो ये था स्पेशल कंसिडरेशन, इंपॉर्टेंट है ये. नेक्स्ट, व्हाट इफ मैनेजमेंट ने लिमिटेशन इंपोज कर दिया आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट. मतलब ऑडिट एंगेजमेंट के टाइम पे तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा था. हाँ सर, आप जो मांगोगे वो दे देंगे, जहाँ असिस्टेंट चाहिए वो दे देंगे, जो डॉक्यूमेंट मांगोगे वो दे देंगे, सब कुछ दे देंगे. लेकिन अगर मैनेजमेंट ने इम्पोज कर दिया लिमिटेशन आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, फिर क्या? तो अगर मैनेजमेंट ने इम्पोज कर दिया लिमिटेशन ऑन स्कोप, जिसकी वजह से क्वालिफाइड ओपिनियन ऑडिटर दे सकता है या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे सकता है, ऑडिटर रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट टू रिमूव द लिमिटेशन. ठीक है. तो अगर मैनेजमेंट इम्पोज करता है लिमिटेशन तो क्या हो सकता है, यहाँ चलता है. अगर मैनेजमेंट ने लिमिटेशन इम्पोज किया तो या तो क्वालिफाइड ओपिनियन देगा या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देगा. क्यों? क्योंकि अगर लिमिटेशन इम्पोज किया गया दैट मीन्स ऑडिटर को सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिल पा रहा है. ठीक है. अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, चांसेस ये कि वो मॉडिफाइड ओपिनियन में क्या क्वालिफाइड ओपिनियन दे या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे. एडवर्स क्यों नहीं? क्योंकि अगर लिमिटेशंस को अगर इम्पोज किया है तो मतलब उसे चीजें मिल नहीं रही, डॉक्यूमेंट्स मिल नहीं रहे, तो मतलब ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिल रहा. लेकिन एडवर्स ओपिनियन के केस में क्या होता है कि उसे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिल जाता है. ओके. तो क्वालिफाइड ओपिनियन हो सकता है या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन हो सकता है अगर लिमिटेशन इम्पोज होता है तो अगर ऐसा है, अगर मैनेजमेंट ने लिमिटेशन ऑन स्कोप किया है तो वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट से कि भाई रिमूव करो लिमिटेशन को पहले तो. लेकिन अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है कि जो पॉसिबल इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट है वो मटेरियल हो सकता है लेकिन परवेसिव नहीं होगा, तब तो क्वालिफाई कर दो ओपिनियन को. ठीक है. ये तो हमने देख लिया कि अगर मटेरियल है बट नॉट परवेसिव तो क्वालिफाई कर देगा ओपिनियन. Could be both material and pervasive so that qualification of opinion would be inadequate. मतलब सिर्फ क्वालिफाई करने से बात नहीं बनेगी क्योंकि वो मटेरियल भी है परवेसिव भी है. क्वालिफिकेशन ऑफ ओपिनियन कुड बी inadequate टू कम्युनिकेट ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन. तो ऑडिटर क्या करेगा? देखो, सिर्फ मटेरियल और परवेसिव है तब तो कोई दिक्कत नहीं, क्वालिफाई कर दो. लेकिन क्योंकि सिग्निफिकेंट मैटर, बहुत मैटर बड़ा है, इसमें मटेरियल और परवेसिव दोनों है और सिर्फ वो क्वालिफाई कर देना तो इनएडिक्वेट है वो. इससे ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन पता नहीं चलेगा कितना बड़ा कांड है ये. अगर लिमिटेशन इम्पोज किया है तो कितना कुछ ऑडिटर को मिल नहीं पा रहा है. ठीक है. तो ऑडिटर या तो क्या करेगा, विड्रॉ कर लेगा ऑडिट से वेर प्रैक्टिकेबल एंड पॉसिबल अंडर एप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेशन. जहां लॉ रेगुलेशन अलाउ करता है तो विड्रॉ कर लेगा सबसे पहले. और अगर विड्रॉल
फ्रॉम ऑडिट बिफोर इशू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट नॉट प्रैक्टिकेबल, नहीं पॉसिबल है, तो क्या करेगा, डिस्क्लेम कर देगा ओपिनियन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आएगा, दोबारा से डिस्कस कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर मैनेजमेंट लिमिटेशन इम्पोज करता है फिर क्या होगा। अब आता है द ऑडिटर्स इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ऑल्सो रेफर टू एज लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट, में अराइज फ्रॉम। तो अभी लिमिटेशन जो हो रहा है ना, ये इन जनरल लिमिटेशन आ रहा है। इससे पहले क्या था, हम स्पेसिफिक पढ़ रहे थे कि मैनेजमेंट ही इम्पोज कर रहा है लिमिटेशन। तो अब तीन तीन सर्कमस्टांसेस हो सकता है। सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एंटिटी, मतलब एंटिटी के हाथ में नहीं है, वो कुछ कर ही नहीं सकता। दूसरा सर्कमस्टांसेस रिलेटिंग टू नेचर और टाइमिंग ऑफ ऑडिटर्स वर्क। नेचर और टाइमिंग ऑडिटर का काम का ऐसा है, जैसे उसने अभी अपॉइंटमेंट हुआ ऑडिटर का, उससे जस्ट पहले ही फिजिकल वेरिफिकेशन हो चुका था इन्वेंट्री का। उस केस में ऑडिटर क्या करे, उसका नेचर और टाइमिंग ऐसा हो गया कि लिमिटेशन आ गया। फिर लास्ट में लिमिटेशन इम्पोज है मैनेजमेंट, जो इससे हमने ऊपर पढ़ा, वो हमने पढ़ा कि अगर लिमिटेशन इम्पोज करता है मैनेजमेंट तब क्या होगा, क्या करेगा ऑडिटर, क्या ओपिनियन देगा। अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल्स बेसिकली। तो सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एंटिटी क्या है, द एंटिटीज अकाउंटिंग रिकॉर्ड हैव बीन डिस्ट्रॉयड, बर्बाद हो गया, जल गया, टूट गया, फूट गया। Second, the accounting record of the significant component have been seized indefinitely by government authorities. जो component का अकाउंटिंग रिकॉर्ड है उसे सीज कर लिया गवर्नमेंट ने इनडेफिनेटली, पता नहीं कब वापस आएगा। अब सर्कमस्टांसेस रिलेटिंग टू नेचर और टाइमिंग ऑफ ऑडिटर्स वर्क। पहला, अब एंटिटी required to use equity method of accounting for associate entity के लिए उसे equity method यूज करना है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि एसोसिएट एंटिटी का उसे रिकॉर्ड ही नहीं मिल पा रहा है। ऑडिटर अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट लैटर्स फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, मतलब एसोसिएट एंटिटी का जब फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मिलेगा ही नहीं तो पता कैसे चलेगा कि उसने जो एंटिटी है उसने इक्विटी मेथड सही से अप्लाई किया है। To evaluate whether equity method have been appropriately applied. Second, timing of auditor's appointment is such that auditor is unable to observe counting of physical inventories. ये हमने डिस्कस कर लिया था पहले। Auditor determines that performing substantive procedures alone is not sufficient, but because entities control are not effective. तो लास्ट में ये हो गया, लास्ट का पॉइंट ये कि ऑडिटर डिटरमाइन करता है कि सिर्फ सब्सटैंटिव प्रोसीजर लगा के ना काम नहीं बनेगा, क्योंकि कंट्रोल्स ही इनफेक्टिव है। अब मैं कोई डेटा देख रहा हूँ, वो उसमें कंट्रोल्स लगे नहीं तो वो डेटा ही गलत है ना, उससे सब्सटैंटिव प्रोसीजर लगा के फायदा क्या है। फिर आता है लिमिटेशन इम्पोज बाय मैनेजमेंट। क्या हो सकता है, मैनेजमेंट प्रिवेंट्स द ऑडिटर फ्रॉम ऑब्जर्विंग द काउंटिंग ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री। अब मैनेजमेंट ने प्रिवेंट कर दिया, उसे मना कर दिया या रोक दिया फिजिकल इन्वेंट्री ऑब्जर्व करने से। सेकंड, मैनेजमेंट प्रिवेंट्स ऑडिटर फ्रॉम रिक्वेस्टिंग एक्सटर्नल कंफर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक अकाउंट बैलेंसेस। मैनेजमेंट प्रिवेंट करता है कि ऑडिटर एक्सटर्नल कंफर्मेशन ना ले सके। ओके, तो ये खत्म हो गया हमारा SS705। टॉपिक ये छोटा है काफी, लेकिन क्वेश्चंस इसमें बहुत सारे हैं, तो लेट्स जंप ऑन टू द क्वेश्चंस। तो स्टार्ट विद द क्वेश्चन है। इस स्टैंडर्ड में क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा हैं, अराउंड 16। तो मैं इसमें वर्ड बाय वर्ड तो नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट रीड ईच एंड एवरी क्वेश्चन वर्ड बाय वर्ड। व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट समराइज द क्वेश्चन एंड टेल यू व्हाट द आंसर इज गोइंग टू बी, क्योंकि इस स्टैंडर्ड में मोस्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चन से कुछ मेमोराइज करने वाला टॉपिक नहीं है। इसमें मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें ऑडिटर कौन सा ओपिनियन देगा, एडवर्स देगा, क्वालिफाइड देगा, डिस्क्लेमर देगा, क्या देगा, तो ये डिसाइड करना है। तो आई जस्ट टेल यू द केस, उससे फिर आइडिया लग जाएगा, और फिर विल डिस्कस कि क्वालिफाइड देगा तो क्यों देगा, एडवर्स देगा तो क्यों देगा, या डिस्क्लेमर देगा तो क्यों देगा ओपिनियन अपना। ओके देन, सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस स्टैंडर्ड। तो एक XYZ कंपनी है जिसने लोन ले रखा है, फिक्स कैपिटल के लॉन्ग टर्म फंडिंग ले रखा है, वर्किंग कैपिटल के लिए शॉर्ट टर्म फंडिंग ले रखा है, ठीक है। बट ये अरेंज नहीं कर पा रहा फंड टू रीपे, तो वो बैंक के पास गया एंड ही इज अनेबल टू रीनेगोशिएट भी नहीं कर पा रहा बैंक के साथ वो एक्सटेंड करने के लिए, या फिर इंटरेस्ट रेट कम करने के लिए कुछ रीनेगोशिएशन नहीं हो पा रहा है, और रिप्लेसमेंट फाइनेंसिंग भी नहीं हो पा रही, मतलब दूसरे बैंक से लोन लेकर के इसे रीपे कर देने का, ये भी नहीं हो पा रहा है। तो फिर कंपनी ने क्या किया, वो समझ गया कि ही विल बी अनेबल टू रियलाइज इट्स एसेट्स एंड डिस्चार्ज इट्स लायबिलिटीज।
अगर जहां भी ये आ गया ही विल बी अनएबल टू रियलाइज इट्स एसेट्स एंड डिस्चार्ज इट्स लाइबिलिटीज, इसका मतलब ये होता है कि गोइंग कंसर्न material uncertainty exists relating to going concern, okay, in the normal course of business. फिर इसने क्या किया, नोट्स टू अकाउंट अनेक्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस द मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनेंसिंग अरेंजमेंट। तो इसने नोट्स टू अकाउंट में डिस्कस कर लिया मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनेंसिंग अरेंजमेंट्स, द एक्सपायरेशन एंड द टोटल फाइनेंसिंग अरेंजमेंट्स। तो इसने सारा कुछ बता दिया कि किस लेवल पे उसने लोन ले रखा है, कब एक्सपायरेशन होना है, सब कुछ बताया, लेकिन कुछ नहीं बताया। हाउएवर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट इंक्लूड डिस्कशन ऑन द इम्पैक्ट ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ रीफाइनेंसिंग। तो अब उसको रीफाइनेंसिंग नहीं मिल पा रही है, ये नहीं बताया नोट्स टू अकाउंट में। दस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड नोट्स देयर टू डू नॉट फुल्ली डिस्क्लोज दिस फैक्ट। तो इसने फुल्ली डिस्क्लोज नहीं किया, थोड़ा पार्शियली डिस्क्लोज कर दिया, फुल्ली नहीं किया। व्हाट काइंड ऑफ ओपिनियन शुड सीए सुधीर इशू इन केस ऑफ XYZ लिमिटेड। तो इस केस में तो हमने देखा था ऐसे 700 में हमने देखा था गोइंग कंसर्न का। चलते वहां पे एक बार फिर। तो उसने क्या किया कि गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, वो उसने अप्रोप्रिएट लगा दिया कि हाँ ठीक है, अब तो भाई आई नॉट बी एबल टू पे द लाइबिलिटीज एंड आई वोंट बी एबल टू रियलाइज माई एसेट्स, ओके। तो गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग उसने सही लगा दिया, और मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रहा है, रीजन भी कि वो लोन रीपे नहीं कर पा रहा है, बट उसका डिस्क्लोजर एडिक्वेट नहीं है। एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल अनसर्टेनिटी नॉट मेड, ठीक है। डिस्क्लोजर सही से नहीं है तो क्या करेगा, वो क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन देगा एंड मेंशन द बेसिस इन द ओपिनियन पैरा। फिर ओपिनियन पैरा में बता देगा क्यों उसने क्वालिफाई किया है या क्यों उसने एडवर्स किया है, ओके। अब दिक्कत क्या है कि उसने पार्शियल डिस्क्लोजर तो दिया है, पर उसने फुल डिस्क्लोजर नहीं दिया है। तो उस केस में ना वो क्वालिफाइड देगा, क्योंकि अब वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, परवेसिव नहीं है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एरिया है जहां पे उसने गलती की है। बाकी ऑल अदर थिंग इज ओके, उसने डिस्क्लोजर भी दिया लेकिन पार्शियली दिया कि यूजर को समझ में तो आए, लेकिन उतना क्लैरिटी के साथ नहीं दिया। तो उसने ऑडिटर ने क्वालिफाइड ओपिनियन देना है इस बार, ठीक है। देख लेते हैं तो टाइप ऑफ ओपिनियन टू बी एक्सप्रेस क्या होगा। हाँ, मैं पूरा नहीं पढ़ रहा यहाँ से। द सिचुएशन इंडिकेट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ मटेरियल अनसर्टेनिटी दैट कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द कंपनीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न एंड देयरफॉर XYZ Limited may be unable to realize its assets and discharge its liability in the normal course of business. Further, the financial statement of XYZ Limited do not disclose the fact adequately. Do not disclose the fact adequately. Okay? Thus, the financial statements of XYZ Limited are materially misstated due to the inadequate disclosure of material uncertainty. CA Sudhir will express a qualified opinion as the effects on the financial statement of this inadequate disclosure are material but not pervasive to the financial statement. अब क्यों परवेसिव क्यों नहीं है, क्योंकि उसने पार्शियल डिस्क्लोजर दिया है, बाकी सब कुछ सही है, उसने पार्शियल डिस्क्लोजर देके छोड़ दिया। तो ये मिसस्टेटमेंट है, मटेरियल भी है, इसलिए मॉडिफाइड ओपिनियन होगा। मॉडिफाइड में कौन सा होगा, क्वालिफाइड ओपिनियन होगा, ओके। तो अब बात तो ये है कि क्वालिफाइड ओपिनियन होगा तो वो बता देगा कि इन आवर ओपिनियन and to the best of our information and according to the explanation given to us, except for the incomplete disclosure of the information referred to in the basis of qualified opinion section of our report, the aforesaid standalone financial statement give the information required by the act in the manner so required to give true and fair view. मतलब except the incomplete disclosure, ठीक है, except the incomplete disclosure, बाकी सारा कुछ true and fair view दे रहा है, इसलिए वो qualified opinion दे रहा है, ठीक है। अब basis for qualified opinion क्या होगा, as discussed in note 6, the company's financing arrangements are about to expire and the company has been unable to conclude renegotiation or obtain replacement financing. This situation indicates that the material uncertainty exists that may cast significant doubt on the company's ability to continue as a going concern. The financial statement do not adequately disclose this matter. Adequately disclose नहीं कर रहा है, okay. चलते हैं next question पे फटाफट। इस ये जो क्वेश्चन है ना, सेम है, एवरीथिंग सेम, एवरी पॉइंट इज सेम, जस्ट लास्ट लाइन में डिफरेंस आता है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड नोट्स देयर टू डू नॉट डिस्क्लोज ही नहीं करता है। पिछले वाले में क्या था, पार्शियल डिस्क्लोजर था, इस वाले में क्या है, डू नॉट डिस्क्लोज दिस फैक्ट। व्हाट ओपिनियन शुड सीए प्रकाश एक्सप्रेस इन दिस केस। तो इस केस में क्या हो जाता है ना कि जो मिस स्टेटमेंट है वो मटेरियल भी है और परवेसिव भी है। और 700 चलते हैं एक बार फिर से, 700, ठीक है। तो एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं है, नॉट मेड, ठीक है।
तो क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन, तो क्वालिफाइड तब होता है जब मटेरियल हो मिसस्टेटमेंट, एडवर्स कब होता है जब मटेरियल एंड परवेसिव दोनों हो। तो इस केस में डिस्क्लोजर है ही नहीं, तो वो एडवर्स ओपिनियन दे देगा। ठीक है, तो मैं ज्यादा डीप नहीं जा रहा, बाकी वही है, एडवर्स ओपिनियन में जाएगा कि omission है, because omission of the information mentioned in the basis of adverse opinion section of our report, the accompanying financial statement do not present fairly the financial position of the entity as on 31st March 23 and of its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with the accounting standard issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Okay, basis of adverse opinion में क्या बता देगा? The financing arrangement of ABC Limited has expired and the amount outstanding was payable on 31st March 22. ठीक है, entity has been unable to conclude renegotiation or obtain replacement financing and is considering filing for bankruptcy. This situation indicates that the material uncertainty exists that may cast significant doubt on the company's ability to continue as a going concern. The financial statement do not adequately disclose this fact. Okay, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक एमएनओ लिमिटेड है, उसके कंपनी में ऑडिट हो रहा है, but audit team was unable to obtain sufficient appropriate audit evidence about a single element of the consolidated financial statement. मतलब CFS में एक सिंगल एलिमेंट है, उसका sufficient appropriate audit evidence नहीं मिल रहा। तो क्योंकि सिंगल एलिमेंट है तो क्या हमें उसे क्वालिफाई कर देना चाहिए? ऐसा नहीं है, सिंगल एलिमेंट है पर वो बहुत सब्सटैंशियल है टू द CFS, तो वो क्वालिफाइड नहीं होगा, वो होगा डिस्क्लेमर। आगे पढ़ते क्या बोलता है, दैट इज द ऑडिटर वाज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट appropriate audit evidence about the financial information of a joint venture. Okay, joint venture investment का उसे नहीं मिल पा रहा था sufficient appropriate audit evidence that represents over 90% of the entity's net asset. वो entity के net asset का 90% है। What kind of opinion should statutory auditor issue in such case? अब जो evidences नहीं मिल पा रहा है, वो उसका उसका जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ मटेरियल नहीं है, वो परवेसिव भी है। उस केस में हम ऑडिटर जो है वो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देगा। तो इसमें भी यही है, इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस आर बोथ मटेरियल एंड परवेसिव, तो डिस्क्लेमर दे देगा। फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में दे देगा वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एमएनओ लिमिटेड। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आ गया मतलब कि वो कोई अब ओपिनियन नहीं दे रहा। भाई 90% का तो तुम्हें पता ही नहीं चल रहा, ऑडिटर को पता ही नहीं चल रहा कि वो क्या रहा है, तो फिर क्या ही ओपिनियन देगा उसके बारे में? तो सीधा सीधा डिस्क्लेमर जब भी देता है तो लिखता है वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन on the accompanying financial statement of MNO Limited because of the significance of the matter described in the basis for disclaimer of opinion section. Basis of disclaimer of opinion section next में आ जाएगा। तो जो भी ओपिनियन देगा उसका basis for opinion आता है नेक्स्ट में, नेक्स्ट सेक्शन में। We have not been able to obtain sufficient appropriate audit evidence to provide basis for an audit opinion on these financial statements. Okay, अब वो basis में बता देगा कि भाई 90% था, उसका मिला ही नहीं, तो फिर मैं क्या करूँ? वैसे करके खत्म कर देगा और कोई ओपिनियन नहीं देगा, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क डू नॉट अचीव फेयर प्रेजेंटेशन। अच्छा, फेयर प्रेजेंटेशन ही नहीं अचीव कर पा रहा है। The auditor shall discuss the matter with the management and depending on the requirement of applicable financial reporting framework and how the matter is resolved, shall determine whether it is necessary to modify the opinion in the auditor's report in accordance with 705. तो फेयर प्रेजेंटेशन अचीव नहीं कर पा रहा है तो वो मैनेजमेंट से डिस्कस कर लेगा, उसके साथ डिस्कस करने के बाद सोचेगा कि भाई क्या करना चाहिए, क्या ओपिनियन देना चाहिए एज पर एस 705। अंडर 705 ऐसे 705, in what circumstances does the report of the statutory auditor require modification? क्या circumstances है जब auditor as per SA 705 opinion देता है? What are the types of modification possible in the said report? ठीक है, तो circumstances जब पूछा तो दो circumstances हो सकते हैं 705 के हिसाब से। एक तो audit evidence मिल गया, दूसरा audit evidence नहीं मिला। तो अगर audit evidence मिल गया तब क्या क्या circumstances हो सकते हैं जिसकी वजह से modification of opinion हो? पहला, inappropriate method of selection of accounting policies, accounting policy सही से select नहीं किया, अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंट नहीं है, सेलेक्ट कर लिया सही, सब कुछ अच्छा कर लिया लेकिन कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं कर रहा है। एंड थर्ड, डिस्क्लोजर सही से नहीं दे रहा है एफआरएफ के हिसाब से। ओके, तो ये एविडेंस मिल गया, एक कंडीशन ये हो सकता है। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि उसे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला। नहीं मिला, कैसे नहीं मिल सकता है? अगर मैनेजमेंट ने लिमिटेशन इम्पोज कर दिया, कुछ कुछ ऐसा सर्कमस्टांसेस हो गया जो कि बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एंटिटी है। या थर्ड, नेचर एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिटर्स वर्क, जब ऑडिटर आया अपॉइंट हुआ उससे पहले फिजिकल वेरिफिकेशन हो चुका था इन्वेंट्री का। तो यही है नेचर एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिटर्स वर्क, हमने एग्जांपल देखा था। ठीक है,
अब ये हमने देख लिया सर्कमस्टांसेस, तो जैसे ही 705 है ना, दो सर्कमस्टांस हो सकता है, एक ऑडिट एविडेंस मिल गया, दूसरा ऑडिट एविडेंस नहीं मिला। ऑडिट एविडेंस मिल गया तो तब कहाँ कहाँ पे गलतियां हो सकती है। उसने अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करने में गलती कर दी, सेलेक्ट सही कर लिया तो उसने कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं किया, और डिस्क्लोजर सही से नहीं दिया एज पर एफआरएफ। दूसरा आते हैं अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो उस केस में कैसे क्या क्या गलती हो, क्या क्यों हो सकता है, क्यों उसे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ना मिला हो। एक तो मैनेजमेंट का कोई लिमिटेशन लगा हो तब, दूसरा एंटिटी के बाहरी कुछ हो, उसके हाथ में ना हो, सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एंटिटी, एंड थर्ड सर्कमस्टांसेस रिलेटेड टू नेचर एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिटर्स वर्क। ठीक है, तो ठीक है, समझ में आ गया क्या प्रॉब्लम है। तो अब ओपिनियन देगा, मॉडिफाइड ओपिनियन, टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन इसमें बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्वालिफाइड ओपिनियन हो सकता है, एडवर्स ओपिनियन हो सकता है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन हो सकता है। क्वालिफाइड ओपिनियन में भी दो हो सकता है, अगर उसे मिल गया ऑडिट एविडेंसेस मिल गया बट जो मिसस्टेटमेंट है वो सिर्फ मटेरियल है बट नॉट परवेसिव, क्वालिफाइड ओपिनियन। अगर उसे ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिला, पर जो नहीं मिला उसका जो चांसेस है, पोटेंशियल ऑफ मिसस्टेटमेंट है, वो मटेरियल है, परवेसिव नहीं है, तो क्वालिफाइड ओपिनियन। एडवर्स ओपिनियन में क्या है, ऑडिट ऑडिट एविडेंसेस मिल गए, पता चलेगा मिसस्टेटमेंट है, और मिसस्टेटमेंट ऐसा वैसा नहीं है, वो मटेरियल भी है, परवेसिव भी है। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन क्या होता है, ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिले, जो मिसस्टेटमेंट है, जो पॉसिबिलिटी ऑफ मिसस्टेटमेंट है, वो बोथ मटेरियल एंड परवेसिव। ओके, नेक्स्ट, when the auditor modifies the audit opinion, the auditor shall use the heading qualified opinion. Okay, जब auditor modify करता है अपना audit opinion, तो अपना हेडिंग में डालते हैं क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एज अप्रोप्रिएट फॉर द ओपिनियन सेक्शन। एज एन एक्सपर्ट यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रीफ द स्पेशल कंसिडरेशन रिक्वायर्ड फॉर एक्सप्रेसिंग क्वालिफाइड एडवर्स एंड डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तो आई थिंक ये जो क्वेश्चन है ना पूरा, ये हमने कर लिया ऑलरेडी। ऐसे 705 चलते हैं, स्पेशल कंसिडरेशन, ये टोटली जो आंसर है ना, ये वही है। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, कंप्लायंस फ्रेमवर्क, एडवर्स में भी फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, कंप्लायंस फ्रेमवर्क में क्या लिखना है, फिर इसमें तो एक्सप्रेस ही नहीं करता ऑडिटर अपना ओपिनियन। तो अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा है 705 में स्पेशल कंसिडरेशंस, एग्जैक्टली सेम है, सब कुछ सेम टू सेम ऐसा ही लिखा हुआ है उस आंसर में, तो आई एम नॉट गोइंग टू द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ADKS and Company LLP are newly appointed statutory auditors of PKK Limited. During the course of audit, the statutory auditor have come across certain significant observations. Statutory auditor को कुछ significant observations मिला, which they believe could lead to material misstatement of financial statement. Okay, the management has a different view and does not concur with the view of the statutory auditors. जो statutory auditor बोल रहा है उसके view से वो सहमत नहीं है. Considering this, the statutory auditors are determining as to how to address these observations in terms of the reporting requirement. तो कंसिडर कर रहा है स्टैट्यूटरी ऑडिटर कैसे इसे रिपोर्ट किया जाए। ठीक है, तो अब इसे इसमें कुछ है नहीं खास, इसमें बस वही क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन समझा देना है क्या क्या होता है, बस बात खत्म। ऑब्टेन कर लिया तो मटेरियल है, नॉट परवेसिव, अनेबल टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, मटेरियल है बट नॉट परवेसिव। एडवर्स में सेम, ऑब्टेन कर लिया मटेरियल एंड परवेसिव, डिस्क्लेमर में नॉट अनेबल टू ऑब्टेन बोथ मटेरियल एंड परवेसिव, वही बात है और कुछ नहीं है इसमें। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय मैनेजमेंट। तो ये देख लेते हैं, इसका प्रोसेस हमने पढ़ लिया था, फिर से एक बार देख लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा। तो इसमें हुआ क्या, स्टैट्यूटरी ऑडिटर है वो मेसेस ऑल इन वन लिमिटेड का ऑडिट कर रहा था। बाद में पता चला कि मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हैव इम्पोज सर्टेन लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ योर अश्योरेंस फंक्शन। ठीक है, लिमिटेशन इम्पोज कर दिया विच मे एडवर्सली इफेक्ट and result in your inability to obtain sufficient appropriate audit evidence to discharge your responsibility required by the statute. Okay, limitation impose कर दिया basically, जिसकी वजह से effect पड़ सकता है, adversely affect कर सकता है result। ठीक है, indicate the consequences and your response to the limitation imposed by management on your scope। ठीक है, क्या consequences होगा, क्या response होगा अगर management limitation impose करता है। Second question same to same है, while conducting audit of Wade Limited, you as an auditor are not only prevented in completing certain audit procedures, but also are not able to obtain audit evidence even by performing alternative audit procedures. अच्छा, alternative procedure लगा के कुछ नहीं मिल रहा है। How you will deal with this situation? ठीक है, देखते हैं कैसे डील करेंगे। तो मैंने साइड में ना ये पूरा जो भी लिखा हुआ था कहानी मैंने क्रक्स में लिख दिया है, ऐसे बस इसे बढ़ा चढ़ा के लिख देना है। तो सबसे पहला रिक्वेस्ट करना मैनेजमेंट से टू रिमूव लिमिटेशन। ठीक है, पहले इज्जत से बात करेंगे। अगर मैनेजमेंट ढीठ है, रिफ्यूज कर देता है,
तो कम्युनिकेट करेंगे टीसीडब्ल्यूजी को कि भाई मना कर रहा है, अनटिल अनलेस टीसीडब्ल्यूजी खुद ऑपरेशन में इन्वॉल्व है, खुद ही वो जोल कर रहा है, उसको बता के क्या ही हो जाएगा, ठीक है। इफ मैनेजमेंट रिफ्यूजेस तो कम्युनिकेट करो टीसीडब्ल्यूजी के साथ, अनलेस टीसीडब्ल्यूजी इज ऑल्सो इन्वॉल्व, ओके। अगर सब कुछ करने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा तो डिटरमाइन करो कि क्या कोई ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर है, क्या कोई और तरीका है जिससे मैं काम निकाल लूँ, कि या फिर ये लिमिटेशन लग गया तो लग गया, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो परफॉर्म करो कि ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करो। अगर इफ नॉट पॉसिबल देन डिटरमाइन द इम्पैक्ट। अगर ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर से भी कुछ काम नहीं बनता ना, तब डिटरमाइन करो क्या करना है। अगर लगता है कि मटेरियल बट नॉट परवेसिव, जो लिमिटेशन इंपोज कर रहा है उसकी वजह से जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो मटेरियल है लेकिन परवेसिव नहीं है, तो क्वालिफाइड ओपिनियन दे दो, खत्म करो। लेकिन ऐसा लग रहा है कि लिमिटेशन इंपोज करने की वजह से जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो बोथ मटेरियल एंड परवेसिव, तो डिस्क्लेम कर देना चाहिए। नहीं, डिस्क्लेम सीधा नहीं करना है, सबसे पहले ट्राई करना है निकलो यहाँ से, ठीक है। विदड्रॉ इफ परमिटेड बाय लॉ एंड रेगुलेशन, पहले विदड्रॉ कर लो। अगर लगता है कि नहीं, विदड्रॉल इज नॉट पॉसिबल, तब फिर डिस्क्लेम करो ओपिनियन को। तो यहाँ तक तो सब कुछ सही चलेगा। ये याद रखना है, अगर मटेरियल एंड परवेसिव दोनों है तो डिस्क्लेम सीधा नहीं कर देना है, पहले निकलने की कोशिश करना है, पहले विदड्रॉ। अगर विदड्रॉल पॉसिबल नहीं है एज पर लॉ एंड रेगुलेशन और वॉट एवर द रीजन में भी, तो फिर डिस्क्लेम कर दो, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने लिखा है इफ ऑडिटर विदड्रॉस, अगर ऑडिटर विदड्रॉ कर लेता है, बिफोर विदड्रॉइंग कम्युनिकेट विद टीसीडब्ल्यूजी रिगार्डिंग मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। टीसीडब्ल्यूजी को बता दो कि और क्या क्या मिस स्टेटमेंट ड्यूरिंग द ऑडिट उसे मिले थे, ठीक है। दैट कुड गिव राइज टू मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन, जिसकी वजह से मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन आ सकता है, ठीक है। ड्यूरिंग द ऑडिट लिमिटेशन किसी एक चीज में इम्पोज है, लेकिन बाकी और जो ऑडिट एरिया था उसमें ऑडिट किया, उसमें कुछ कुछ और उसे पता चला ऑडिटर को, तो वो कम्युनिकेट कर दो एटलीस्ट टीसीडब्ल्यूजी को बिफोर विदड्रॉइंग, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पे मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई हुआ जिसकी वजह से दैट में गिव राइज टू मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन, ठीक है। तो यही आंसर है, इसको बस डिटेल में पढ़ लेना है। क्या करना था, लिमिटेशन इंपोज होता तो मैनेजमेंट से पहले इज्जत से बात करो, रिक्वेस्ट कर लो कि भाई मैनेजमेंट लिमिटेशन हटा दो। अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज कर देता तो टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करो, अनलेस कि टीसीडब्ल्यूजी खुद ही इन्वॉल्व है, ओके। फिर सब कुछ हो जाने के बाद ट्राई करो कि ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर लगाओ कि क्या अच्छा जो लिमिटेशन लगा रहा है उसके अलावा कोई और दूसरा टेढ़ा रास्ता है क्या, कोई और रास्ता जिससे वहां तक पहुंचा जाए कंक्लूजन पे। वो लगाने के बाद लगता है यार अभी भी पॉसिबल नहीं है, और फिर जो इफेक्ट है वो हो सकता है मटेरियल है बट परवेसिव नहीं होगा, तो क्वालिफाई कर दो। अगर मटेरियल और परवेसिव दोनों है तो डिस्क्लेमर नहीं देना, पहले पहले विदड्रॉ करना है। विदड्रॉ देने के बाद फिर विदड्रॉल पॉसिबल ना हो तो फिर डिस्क्लेम कर दो। और फिर विदड्रॉ करने से पहले, अगर विदड्रॉल पॉसिबल है, विदड्रॉ कर रहे हो, तो विदड्रॉ करने से पहले टीसीडब्ल्यूजी को जहां भी मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हुआ ना वो कम्युनिकेट कर दो, कि जिसकी वजह से मॉडिफाइड ओपिनियन आ सकता था, वो भी कम्युनिकेट करके जाओ, आधा अधूरा काम करके नहीं, ठीक है जी। चलो ये भी हो गया, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ऑडिटर्स inability to obtain sufficient appropriate audit evidence. ऑडिटर sufficient appropriate audit evidences नहीं ले पा रहा है, also referred to as limitation on the scope of audit may arise from, तो उसने 3 पॉइंट दे दिए कि circumstances beyond the control of entity, circumstances relating to nature and timing of auditor's work, और थर्ड limitation imposed by management। अब एक्सप्लेन करना है इसे with the help of example। तो एग्जाम्पल हमने देखा था सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एंटिटी, मतलब अकाउंटिंग रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हो चुके हैं या फिर अकाउंटिंग रिकॉर्ड इनडेफिनेटली सीज कर लिया गया बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज। अब सर्कमस्टांसेस रिलेटेड टू नेचर एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिटर्स वर्क, इस केस में कोई एंटिटी है, उसकी कोई एसोसिएट एंटिटी है। अब एंटिटी ने इक्विटी मेथड लगा के काउंटिंग करा होगा एसोसिएट एंटिटी का। अब दिक्कत ये हो रही है कि एसोसिएट एंटिटी का कोई फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑडिटर को नहीं मिल पा रहा है, तो अब उसे ये दिक्कत आ रही है कि वो इवेलुएट नहीं कर पा रहा है ऑडिटर कि क्या जो इक्विटी मेथड अप्लाई किया गया बाय द एंटिटी वो सही है या नहीं, वो अप्रोप्रिएटली अप्लाइड है या नहीं। सेकेंड एग्जाम्पल, जो टाइमिंग ऑफ ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट है वो ऐसा है कि ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्जर्व द काउंटिंग ऑफ फिजिकल इन्वेंट्रीज। वो जब अपॉइंट हुआ उससे पहले मैनेजमेंट ने कर लिया तो ऑब्जर्व ऑब्वियसली नहीं कर पाएगा फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। थर्ड, तो ऑडिटर डिटरमाइंस दैट परफॉर्मिंग सब्सटैंटिव प्रोसीजर अलोन इज नॉट सफिशिएंट, सिर्फ सब्सटैंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करना सफिशिएंट नहीं है, बट द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल आर नॉट इफेक्टिव, और एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव नहीं है। थर्ड, लिमिटेशन इंपोज है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट कैसे इंपोज कर सकता है लिमिटेशन, वो प्रिवेंट कर सकता है ऑडिटर फ्रॉम ऑब्जर्विंग द काउंटिंग ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री। अब ऑडिटर के अपॉइंटमेंट हो चुके हैं,
फिजिकल इन्वेंट्री का डेट उसके बाद है, पर मैनेजमेंट इम्पोज कर रहा है लिमिटेशन कि आप नहीं देख सकते, जाने ही नहीं दे रहा, दिखा नहीं रहा ढंग से, ऑब्जर्व नहीं करने दे रहा है. सेकंड, मैनेजमेंट प्रिवेंट्स द ऑडिटर फ्रॉम रिक्वेस्टिंग एक्सटर्नल कंफर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक अकाउंट बैलेंसेस. अब अकाउंट बैलेंसेस का उसे एक्सटर्नल कंफर्मेशन चाहिए, बट मैनेजमेंट प्रिवेंट कर रहा है. तो ये एग्जाम्पल से हमने कॉन्सेप्ट पढ़ते टाइम भी हमने ये देख लिया था. नेक्स्ट चलता है. ABC Limited has been dealing in tires since 1995. The company envisaged to expand its business and wanted to manufacture tires beside trading. Okay, वो पहले तो ट्रेड कर रहा था सिर्फ, अब वो मैन्युफैक्चर भी करना चाहता है. Accordingly, machinery was imported, installed, and manufacturing operations commenced. ठीक है, मशीनरी इंपोर्ट हुआ, इंस्टॉल हो गया और ऑपरेशन स्टार्ट हुआ. The government also gave certain incentives like power subsidy, land acquisition subsidy, etc. After 2 years of operation, company received a notice from income tax authorities. 2 साल का एक income tax authority का notice आ गया. To pay tax on incentive received in form of power subsidy. जो भी incentive receive हुआ था उस पे income tax दे दो. The demand notice was served of rupees 150 lakhs. The company, however, filed an appeal with the higher tax authorities against the demand, and matter is undecided as on 31st March 23. Legal team of the company anticipated that tax liability might mature. Legal team anticipate कर रही है कि tax liability might mature, मतलब tax liability लगेगी, chances है कि 150 लाख देना पड़े. The company has not made a provision नहीं बनाया of anticipated tax liability. ठीक है, considering the provision of the Companies Act 2013, how an auditor of ABC Limited should see this matter and report in audit report if required. तो अब ये जो नॉन प्रोविजन है ये कॉन्ट्रावेंशन है सेक्शन 128 एंड 129 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. ओके, अब क्योंकि उसने प्रोविजन नहीं बनाया, दैट मीन्स कि वो डिस्क्लोज नहीं कर रहा ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी. उस केस में क्या करेगा ऑडिटर, क्वालिफाई कर देगा रिपोर्ट, बिकॉज ये एक स्पेसिफिक मैटर है जिसमें मिसस्टेटमेंट हुआ है और ये परवेसिव नहीं है. अनटिल इसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ, वी कैन अज्यूम कि ये परवेसिव नहीं है, ये मटेरियल है, और सिर्फ मटेरियल है तो क्वालिफाई कर देंगे रिपोर्ट. ओके, नेक्स्ट. सीए मधु स्टैट्यूटरी ऑडिटर है लक्ष्मी लिमिटेड का फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23 इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन एंड एडवांसेस ऑफ 75 लाख गिवन टू सिमरन प्राइवेट लिमिटेड. द कंपनी हैज नॉट फर्निश्ड एनी एग्रीमेंट टू सीए मधु. अच्छा, तो लक्ष्मी लिमिटेड ने सिमरन लिमिटेड को 75 लाख का लोन दे दिया, जिसका जो लोन एग्रीमेंट है वो सीए मधु को नहीं दिया. एंड एब्सेंस ऑफ द सेम ही इज अनेबल टू वेरीफाई द टर्म ऑफ रीपेमेंट. अब लोन एग्रीमेंट ही मेन होता है किसी भी लोन में, तो अब उसे मिल नहीं रहा सीए मधु को, तो he is unable to verify the terms of repayment, chargeability of interest and other terms. Justify the type of opinion. क्या type of opinion होगा which CA Madhu should give in such situation. Also draft an appropriate opinion paragraph and basis of opinion paragraph. ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये 75 लाख का एक आइटम है और इस एक आइटम में ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. तो दो कंडीशन हो सकता है, या तो क्वालिफाइड ओपिनियन और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन. क्वालिफाइड ओपिनियन कब, जब मटेरियल है बट इट्स नॉट परवेसिव, एंड डिस्क्लेमर कब, जब स्टेटमेंट मटेरियल भी है परवेसिव भी है. इस केस में क्योंकि ये एक पर्टिकुलर आइटम है जिसके बारे में बात हो रही है, तो वी कैन कंसिडर इट टू बी जस्ट मटेरियल. ओके, अनटिल कुछ ऐसा लिखा हो कि ये जो लोन है इट्स अराउंड 90%, 80%, कुछ ऐसा मेंशन हो, देन वी कैन कंसिडर इट डिस्क्लेमर, मटेरियल एंड परवेसिव. बट इस केस में विल अज्यूम इट टू बी जस्ट मटेरियल, तो उस केस में हम लोग देंगे क्वालिफाइड ओपिनियन. Company has not furnished any agreement to CA Madhu. CA Madhu is unable to verify the terms of repayment, chargeability and interest and other terms. For an auditor, while verifying any loans, जब भी loan verify करता है कोई auditor and advances, one of the most important audit evidence is the loan agreement. Okay, therefore, the absence of such document in present case tantamount to material misstatement in the financial statement of the company. However, inability of CA Madhu to obtain such audit evidence is though material but not pervasive, so to require him to give a disclaimer of opinion. ठीक है, मटेरियल है परवेसिव नहीं है, इसलिए डिस्क्लेमर नहीं देगा. Thus, in the present case, CA Madhu should give a qualified opinion. The relevant extract of the qualified opinion paragraph, ठीक है, extract दे रखा है qualified opinion का, in our opinion and the best of information and according to the explanation given to us, except for the effects of the matter described in the basis of qualified opinion. मैं पढ़ा था ना जब qualified opinion देते तो except for the effects of the matter described in basis of qualified opinion, मतलब basis of qualified opinion
यहाँ पे जो बेसिस लिखा हुआ है, इसके अलावा एक्सेप्ट फॉर दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लक्ष्मी लिमिटेड गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, इसके अलावा सब कुछ ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है इन कंफर्मिटी विद द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जनरली एक्सेप्टेड इन इंडिया of the state of affairs of the companies on 31st March 23 and profit and loss TTT. अब आता है बेसिस क्वालिफाइड ओपिनियन, तो बता दे क्या रीजन है क्यों मैंने क्वालिफाइड किया है इस रिपोर्ट को. डन. चलते हैं नेक्स्ट. आई थिंक 5 more questions to go now. टी लिमिटेड एफएमसीजी कंपनी है, वो उसके पास टी गार्डन है इन नॉर्थ ईस्ट, और वो एक्सक्लूसिवली डील कर रहा है विद ब्लेंडिंग, प्रोसेसिंग, पैकिंग एंड सेलिंग ऑफ वेरियस ब्रांड्स ऑफ टी. During the year under audit, the company entered into joint venture for purchasing tea gardens in Sri Lanka and Kenya. Okay. Mrs. GN and Associates are the statutory auditors of the company for the financial year 22-23. During the course of audit, the audit team was unable to obtain sufficient and appropriate audit evidence about a single element. ठीक है, यहाँ भी आ रहा है single element के बारे में of the consolidated financial statement being joint venture investment in Kali Limited. Okay, representing over 90% of the group's net assets. अब जैसे ही 90% आ जाता है ना, तो ये मटेरियल होने के साथ साथ परवेसिव भी हो जाता है. तो अब क्योंकि अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट जहां भी आता है, तो क्वालिफाइड ओपिनियन आता है या फिर डिस्क्लेमर. क्वालिफाइड ओनली व्हेन मटेरियल हो. सिर्फ सिंगल एलिमेंट की बात होती है तो क्वालिफाइड करते हैं. सिंगल एलिमेंट, छोटा सिंगल एलिमेंट, मतलब ये अगर 10% होता तो हम लोग क्वालिफाइड ओपिनियन देते. क्योंकि 90% है तो अब हम डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देंगे. Of the group net assets having both material and pervasive possible effect to the consolidated financial statement, the group's investment in Kali Limited is carried at 100 crores in the group's consolidated balance sheet. Draft opinion paragraph and basis of opinion paragraph to be included in the independent auditor's report. तो ये disclaimer देना है, तो I don't think इसमें फिर ये already ऐसा question हमने पहले भी कर रखा है. Next question. In the financial year 22-23, MSD Limited faced an extraordinary event, earthquake, which destroyed a lot of business activity of the company. These circumstances indicate material uncertainty on the company's ability to continue as a going concern. अच्छा, going concern पे अब शक हो चुका है कि आगे कंटिन्यू करेगा या नहीं earthquake की वजह से. Due to such event, it may not be possible for the company to realize its assets and pay off its liability during the regular course of its business. Okay. The financial statement and notes to the financial statement of the company do not disclose this fact. Factory disclose नहीं किया इसने. What kind of opinion should statutory auditor of MSD Limited issue in such circumstances? ठीक है, तो ऐसे 700 में हमने पढ़ा था कि अगर उसने डिस्क्लोज ही नहीं किया ढंग से तो क्या करना होता है, एडवर्स ओपिनियन. ठीक है, गोइंग कंसर्न अकाउंटिंग ही इनअप्रोप्रिएट है, तो एडवर्स ओपिनियन. Going concern and the same is not disclosed in the financial statement. As such, the materially misstated hai, and effect on the misstatement is material and pervasive on the financial statement, that giving only a qualified opinion will be insufficient. सिर्फ qualified opinion देना insufficient हो जाएगा, and therefore the statutory auditor of MSD Limited should issue an adverse opinion. ठीक है, तो अब एडवर्स ओपिनियन में क्या लिखते हैं, इन आवर ओपिनियन बिकॉज ऑफ द ओमिशन ऑफ द इंफॉर्मेशन मेंशन्ड इन द बेसिस ऑफ एडवर्स ओपिनियन section of our report, the accompanying financial statement do not present fairly the financial position of MSD Limited as on 31st March 23 and of its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with the accounting standard issued by the Institute of Chartered Accountants of India. तो एडवर्स ओपिनियन देना है, और यहाँ पे एडवर्स ओपिनियन में क्या लिखना था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट प्रेजेंट फेयरली, और बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन में रीजन लिख देना है क्यों एडवर्स दिया. तो ये क्वेश्चन भी हमने किया था कि उसने डिस्क्लोज नहीं किया था. आई थिंक पहला क्वेश्चन था इस टॉपिक का, पहला नहीं सेकंड क्वेश्चन था इस टॉपिक का. तो ओके, नेक्स्ट है, यू हैव बीन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ धर्मनाथ एंड सन्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023 as entity other than a company incorporated under the Companies Act 23. Company other than incorporated under the Companies Act 2013 using fair presentation framework. Appointment have been made in the month of April 23. The financial statements have been prepared by the management in accordance with the accounting standards. Okay. The management had introduced the new computerized account receivable system from November 22. November 22 से उसने एक नया computerized account receivable system introduce किया, and still in implementation phase, and thus management is in the process of rectifying system deficiencies and correcting the errors. अब क्योंकि ये implementation phase में ही है, तो जो भी deficiencies है और errors है उसको अभी correct करने में और rectify करने में लगा हुआ है management. At the time of implementation of new system, the earlier system of accounting of receivables have been discarded. अब नया implement हो गया तो पुराना वाला discard कर दिया गया.
द ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ठीक है, अब ऑडिटर को, क्योंकि पुराना वाला डिस्कार्ड कर दिया, नए वाले में अभी रेक्टिफिकेशन और करेक्शन ही चल रहा है, तो ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट द एंटिटीज अकाउंट रिसीवेबल एंड इन्वेंटरीज। ओके, the possible effect of the inability to obtain sufficient appropriate audit evidence are deemed to be both material and pervasive। एक तो sufficient appropriate audit evidence नहीं मिला, और जो इसका effect है वो both material and pervasive है। or to the financial statement, write the opinion paragraph and basis for of opinion paragraph to be included in the independent auditor's report। So disclaimer of opinion है, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, sufficient appropriate audit evidence नहीं मिला और material pervasive दोनों है। अब बाकी disclaimer में हमने लिख दिया, we do not express an opinion on the accompanying financial statement of the entity। फिर we have not been able to obtain sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for an audit opinion on these financial statement। और फिर basis for disclaimer of opinion में reason बता देना है कि क्या क्या हो गया, वो सब कुछ बता देना है। नेक्स्ट, CAK अपॉइंट हुआ है स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ सीक इंडिया लिमिटेड अंडर कंपनीज एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। कंपनी प्रिपेयर करिए अकाउंट्स कीपिंग इन व्यू एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट ऑफ डिवीजन 2 and schedule 3 of Companies Act 13। Okay, on scrutiny of financial statements of company put up for audit, it was noticed that notes to account show aging of trade payables as per amended requirement of schedule 3। तो स्क्रूटनी में पता चला कि एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ शेड्यूल 3 एजिंग ऑफ ट्रेड रिसीवेबल बनाना होता है, और वो कंपनी ने बना रखा है अपने नोट्स टू अकाउंट में। द एजिंग शेड्यूल फॉर्मिंग पार्ट ऑफ नोट इज एज अंडर। ठीक है, ये एजिंग शेड्यूल है। आउटस्टैंडिंग फॉर फॉलोइंग पीरियड फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, तो लेस देन 1 year, 1 to 2 year, 2 to 3 years, more than 3 years टोटल। MSME है, अदर्स डिस्प्यूटेड ड्यूज MSME का और डिस्प्यूटेड ड्यूज अदर्स का, सब में नील है, पर अदर्स में लेस देन 1 year 2 करोड़, 1 से 2 साल 4 करोड़, 2 से 3 साल 3 करोड़, ऐसे करके दे रखा है। बिसाइड्स अबव करंट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो एंड नेट प्रॉफिट रेशियो डिस्क्लोज इन नोट्स टू अकाउंट हैव स्लिप्ड ड्रास्टिकली एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। पिछले बार से ये सारा कुछ काफी नीचे जा चुका है, मतलब स्थिति दयनीय होते जा रही है विद एवरी पासिंग ईयर। And from standard norms, most of the key financial ratios are in red। in red मतलब सब बेकार ही हो रहा है basically। there is no other relevant information concerning above in notes to account। okay, इन सब चीज के बारे में notes to account में कुछ नहीं लिखा गया। further, on reviewing bank statement of cash credit limit against hypothecation of paid stocks, it was noticed that there is no debit transaction in the month of March 23। कोई डेबिट ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, मतलब कोई भी पैसा किसी ट्रेड पेबल से आया नहीं है। On inquiry, he came to know that stock audit of company was conducted in the month of January 23 and stock auditors have commented while their report dated 25th February 23 that company had negative drawing power due to high creditors। अच्छा, और बुरी स्थिति, अब नेगेटिव ड्रॉइंग पावर हो चुका है due to high creditors। Okay. Accordingly, the bankers have refused further debits in cash credit account from start of March 23। ठीक है, बैंक भी अब पीछे हाथ फेर लिया है और वो फर्दर क्रेडिट नहीं दे रहा है। There is no information in respect of financial statements and notes to account। ठीक है, इन सब के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और ना ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ना ही नोट्स टू अकाउंट में। Discuss how CAK should deal with above for reporting in his audit report under the Companies Act 2013। तो इन सब चीज को पढ़ के ये समझ में आ रहा है कि स्थिति दयनीय है, गोइंग कंसर्न का डर है। तो अब हमें चेक करना है कि गोइंग कंसर्न के हिसाब से क्या करना है, क्योंकि इसने इन्फॉर्मेशन सही से नहीं दिया है, कोई भी चीज का डिस्क्लोजर सही से नहीं दिया है कि फाइनेंशियल रेशियोज, डेट इक्विटी रेशियोज, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो वगैरह वगैरह सब कुछ, इसका नेगेटिव ड्रॉइंग पावर हो चुका है, कुछ नहीं बताया, कुछ डिस्क्लोजर सही से नहीं दिया है। उस केस में हम क्या कर देते हैं, एज पर 700 ऐसे 700 के हिसाब से क्या कर देते हैं, एडवर्स ओपिनियन दे देते हैं। एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं दिया है, ठीक है, तो एडवर्स ओपिनियन। तो इसमें सारा कुछ फिर से वही बताया, टोटल ड्यू, मोस्ट ऑफ की फाइनेंशियल रेशियोज आर एडवर्स, ये सब ठीक है। All the above factors are indicators of material uncertainty exists that may cast a significant doubt on the company's ability to continue as a going concern। There is no express disclosure of this fact in financial statements। Therefore, it is a situation where material uncertainty exists, which may cast a significant doubt on company's ability to continue as a going concern in accordance with SA 570 going concern। Conclusion क्या है, keeping in view the fact that
Although material uncertainty exists, casting a significant doubt on the ability to continue as going concern, adequate disclosure of material uncertainty is not made in financial statement. CAK shall give qualified or adverse opinion in accordance with SS 705, modification to the opinion in the independent auditor's report. Okay. तो इसमें दोनों ही आंसर में दोनों दे रखा है, क्वालिफाइड और एडवर्स जैसा रहे, पर डिस्क्लोजर सही से नहीं है और काफ़ी ज़्यादा परवेसिव इम्पैक्ट है तो एडवर्स हो जाएगा, परवेसिव इम्पैक्ट नहीं है तो क्वालिफाइड होगा। ये खुद के अजम्पशन पे ही चलना होगा हमें। ओके, नेक्स्ट। CA Abhimanyu is a statutory auditor of PQR Limited for the financial year 22-23. During the course of audit, CA Abhimanyu noticed the following: debtors amounting to 150 crores, no balance confirmation was received by the audit team. Further, there have been defaults on the payment obligation by debtors. Debtors का payment में भी problem आया on due dates during the year under audit. Okay, debtor pay नहीं कर रहा है, और the company has created a provision for doubtful debt to the sum of 25 करोड़। 150 करोड़ का प्रॉब्लम है, 25 करोड़ का उसने सिर्फ provision for doubtful debt बनाया during the year of audit. The company has stated that the provision is based on receivables which are older than 36 months. जो 3 साल से ज़्यादा के ऊपर का डेटर्स है ना, उसका ही सिर्फ provision है, which according to audit team is inadequate and as such the audit team is unable to ascertain the carrying value of the trade receivables. ठीक है, वो ascertain नहीं कर पा रही है, मतलब उसे sufficient appropriate audit evidence नहीं मिल पा रहा है। Further, in respect of inventories, which constitutes 40% of the total assets of the company, अच्छा 40% है total asset का inventory, during the reporting period, the management has not undertaken physical verification of inventories at periodic intervals. Management ने कोई physical verification है periodic interval पे. Also, the company has not maintained adequate inventory records at the factory. Records भी नहीं maintain किया. The audit team was unable to undertake the physical inventory count as such, and the value of inventory could not be verified. यहाँ भी अब समझ में आ रहा है कि sufficient appropriate audit evidence नहीं मिला, verify नहीं कर पा रहा क्योंकि records ही नहीं है। उसमें भी audit team is unable to ascertain the carrying value of the trade receivables, नहीं कर पा रहा है। तो under the above circumstances, what kind of opinion should CA Abhimanyu give? तो बात यह है कि एक तो इन्वेंट्री की बात है जो 40% है, और यहाँ पे भी 150 करोड़ का बात हो रहा है, तो ये बहुत मटेरियल एंड परवेसिव है और सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल पा रहा है। तो इस केस में क्या होगा, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देंगे। ठीक है, अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑन विच टू बेस ओपिनियन एंड द पॉसिबल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट इफ एनी कुड बी बोथ मटेरियल एंड परवेसिव। ओके, और ये जो दोनों पॉइंट्स लिखे हैं दोनों सेम क्वेश्चन का ही बेसिकली पॉइंट्स है कि क्या हुआ। तो हमें क्वेश्चन आंसर तो ऐसे ही प्रेजेंट करना है, बट कंक्लूजन ये कि डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन होगा। अब डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन होगा तो क्या लिखना होगा, वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड because we have not been able to obtain sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for an audit opinion on these financial statements. फिर basis, अब क्यों डिस्क्लेमर दिया, उसका basis of disclaimer opinion उसमें सारा ऊपर जो पॉइंट्स है वही लिख देना है कि प्रोविजन सही से नहीं बनाया, खुद वो चेक नहीं कर पाया ऑडिटर, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल पाया। लास्ट क्वेश्चन, CA Uma is a statutory auditor of RJ Limited for the financial year 22-23. The company is engaged in the production of electric products. During the course of audit, CA Uma obtained certain audit evidence of incorrect disclosures. तो obtain तो हो गया यहाँ पे audit evidence, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी का incorrect disclosures of related party transactions and structured finance deals which was not considered with the affirmations leading to misstatements. जो affirmations management ने दे रखा था उसके साथ consistent नहीं था in the financial. Discuss how CA Uma should deal with the situation in the audit report and the different options which can be considered. तो different option यहाँ पे obtain हो चुका है तो disclaimer का तो सवाल ही खत्म। अब इधर qualified हो सकता है या adverse हो सकता है। qualified कब होगा, जब material होगा लेकिन pervasive नहीं होगा misstatement, और adverse कब होगा, जब misstatement both material and pervasive होगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन देके कुछ समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन दे देंगे। तो ये तो है कि मॉडिफाई ओपिनियन देगा, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, डिस्क्लोजर्स में ऑफ द रिलेटेड पार्टी में प्रॉब्लम है। तो डिसीजन रिगार्डिंग टाइप विच टाइप ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन इज अप्रोप्रिएट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मैटर गिविंग राइज टू मॉडिफिकेशन, दैट इज whether the financial statement are materially misstated, or in the case of inability to obtain sufficient appropriate audit evidence may be materially misstated, and the auditor judgment about the pervasiveness of the effects of possible effects
of the matter in the financial statement. Further, auditor shall modify the opinion in the auditor's report when the auditor concludes that based on the audit evidence obtained, the financial statement as a whole are not free from material misstatement. In the present case, ऊपर वाला कहानी. Conclusion: since UMA has obtained कर लिया audit evidence, which is inconsistent with the affirmations made in the financial statements, CA OMA should modify his opinion. Okay, हर जगह ये modify लिख रहा है. अभी भी ये भी श्योर नहीं है कि क्वालिफाइड होगा या एडवर्स होगा. तो अब इसने क्या किया कि इसने दोनों ऑप्शन दे दिया कि CMA shall express qualified opinion अगर उसे ऐसा लगता है कि मिस स्टेटमेंट इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट मटेरियल है बट नॉट परवेसिव और एडवर्स ओपिनियन दे देगा जब उसे लगेगा कि मिस स्टेटमेंट जो है वो बोथ मटेरियल एंड परवेसिव है टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ओके, सो वी आर डन विद SS 705. क्वेश्चंस खत्म हो गए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है इसमें. अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट SMA 706. ओके देन, बाय बाय.